कहते हैं ना कि कानून के हाथ बड़े भी होते हैं और ताकतवर भी। वो मुजरिम को पाताल से भी ढूंढकर निकाल लाते हैं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल सजनी मर्डर केस है। वो तारीख थी 23 अक्टूबर 2018 की। आधी रात से पहले, यानी रात के करीब 11:15 बजे, पुलिस की एक टीम बेंगलुरु के ओरेकल कस्टमर केयर के दफ्तर पहुंचती है। एक चपरासी दफ्तर में काम करने वाले एक शख्स के पास जाकर उसे सूचना देता है कि दो लोग उससे मिलना चाहते हैं। वो शख्स दफ्तर में मीटिंग रूम में पहुंचता है जहां मेहमान उसका इंतजार कर रहे थे। वहां पहुंचने के बाद वो शख्स उससे मिलने आए मेहमानों को पहचानने से इनकार करता है। इससे पहले वो शख्स वहां से वापस जाने के लिए मुड़े, उससे पहले ही उससे मिलने पहुंचे दोनों मेहमानों में से एक उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए उस शख्स को तरुण नाम से पुकारता है। मेहमान के मुंह से तरुण नाम सुनते ही उस शख्स के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती है, क्योंकि ये नाम उस शख्स ने पूरे 15 सालों बाद सुना था। इस बेख्याली में वो शख्स भी अपना हाथ उस मेहमान के हाथों में दे देता है। दोनों के हाथ मिलते हैं। हाथ मिलते ही मेहमान उसके हाथों को टटोलने लगता है, मानो वो कुछ ढूंढ रहा हो। थोड़ी देर में वो मेहमान रिंग फिंगर को थाम लेता है, क्योंकि रिंग फिंगर टूटी हुई थी। टूटी हुई उंगली को पाकर मेहमान के चेहरे पर एक कामयाबी की मुस्कान तैर जाती है, क्योंकि वो समझ जाता है कि उसकी तलाश पूरी हुई। इसके बाद वो मेहमान कहता है, चलिए तरुण साहब, अब आपका खेल खत्म हो गया। इसके बाद वो दोनों मेहमान तरुण को लेकर उस कस्टमर केयर की बिल्डिंग से नीचे उतर आते हैं। बिल्डिंग के नीचे बेंगलुरु पुलिस की एक गाड़ी खड़ी थी। उस पर तीनों सवार होते हैं और गाड़ी अपने सफर की तरफ रवाना हो जाती है। करीब 1500 किलोमीटर का सफर तय करके वो गाड़ी अगले रोज यानी 24 अक्टूबर को अहमदाबाद पहुंच जाती है। सवाल उठता है कि आखिर कॉल सेंटर में काम करने वाले एक शख्स को दो पुलिस वाले क्यों वहां से उठाकर अहमदाबाद लेकर पहुंचते हैं। उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से पुलिस उन्हें तलाशते हुई बेंगलुरु के उस दफ्तर तक पहुंचती है और उस शख्स को उस नाम से पुकारती है जिसे उसने खुद 15 साल बाद सुना था। आखिर इन सारी बातों के पीछे असली कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 2003 के वैलेंटाइन डे से, यानी 14 फरवरी 2003 से। अहमदाबाद में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम था तरुण जीनाराज और उसकी पत्नी का नाम था सजनी। दोनों की शादी 3 महीने पहले, यानी नवंबर 2002 में ही हुई थी। सजनी अहमदाबाद में एक बैंक में अधिकारी थी, जबकि तरुण एक स्कूल में फिजिकल ट्रेनर था और साथ ही वॉलीबॉल का कोच भी था। इन दोनों की शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी और दोनों ही मूल रूप से केरल के रहने वाले थे। शादी के बाद दोनों पति पत्नी एक अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तरुण को अक्सर स्कूल के बच्चों के साथ खेल प्रतियोगिता के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता था। घर में सजनी को अकेले न रहना पड़े, इसलिए तरुण ने सजनी से कह रखा था कि जब भी वो शहर में न रहे तो वो अपने मायके में जाकर रुक जाया करे, जिससे वो लुटेरे और बदमाशों से बची रहे। सजनी का परिवार भी वही अहमदाबाद में रहता था, लिहाजा अपने पति की बात मानकर सजनी अक्सर अपने मायके चली जाया करती थी। सजनी आखिरी बार 5 फरवरी 2003 को अपने मायके गई थी और शाम को ही अपने घर वापस लौट गई थी। लेकिन इस बार जब वो मायके से लौट रही थी तो सजनी ने अपने पिता से गाड़ी में पेट्रोल भराने के पैसे मांगे, जिसे सुनकर सजनी के पिता का माथा ठनका। उन्होंने सजनी से पूछा कि क्या दामाद जी तुम्हें ठीक से रखते हैं, तो सजनी बात टाल देती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और यह कहकर वो वहां से चली जाती है। 14 फरवरी 2003 को शाम करीब 7:30 बजे सजनी ने अपनी बड़ी बहन से करीब 10-15 मिनट बात की थी। लेकिन इस बातचीत के करीब 2 घंटे के बाद अचानक तरुण का फोन सजनी के घर सजनी के पिता ओके कृष्णन के पास पहुंचता है और वो घर के लोगों से अस्पताल पहुंचने को कहता है। साथ ही ये भी बताता है कि सजनी की हालत गंभीर है। तरुण की बातें सुनते ही घर वाले भागते हुए अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन उनके अस्पताल पहुंचने से पहले ही सजनी चल बसती है। उसके बगल में ही उनका दामाद तरुण दहाड़े मारकर रो रहा था। अब तक इस मामले की जानकारी अहमदाबाद पुलिस को भी हो जाती है। जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस अस्पताल पहुंचती है। शुरुआती छानबीन में पुलिस को पता चलता है कि सजनी की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की गई थी, क्योंकि सजनी के गले में दुपट्टा बंधा हुआ था। इसके बाद पुलिस क्राइम सीन यानी घर की तलाशी लेती है तो वहां घर का सारा सामान बिखरा पड़ा मिलता है। सामान में से जेवर गायब मिलते हैं। पुलिस को यह शुरुआती तौर पर लूटपाट के इरादे से की गई हत्या का मामला लग रहा था। इसके बावजूद पुलिस वाले एक एक चीज की बारीकी से जांच करते हैं। घटनाक्रमों को समझने के लिए मृत महिला सजनी के पति तरुण से पूछताछ करते हैं। तरुण भी पुलिस को यही गवाही देता है कि घर के आसपास चोर लुटेरों का ठिकाना है, इसलिए उसने सजनी को एहतियात बरतने की सलाह दे रखी थी। इस पूछताछ के दौरान भी तरुण दहाड़े मारकर रो रहा होता है। इस कारण पुलिस ज्यादा दबाव देकर तरुण से पूछताछ नहीं करती। इधर तरुण की हालत देखकर सजनी के घर वाले भी तरुण से हमदर्दी दिखाते हैं और उसे धीरज बंधाते हैं।
अगले दिन सजनी का पोस्टमार्टम होता है, फिर अंतिम संस्कार किया जाता है। यहाँ चौंकाने वाली बात यह होती है कि तरुण जरूर दहाड़े मारकर रो रहा था, मगर क्राइम सीन पर मौजूद खोजी कुत्ता लगातार तरुण पर ही भौंका जा रहा था। खोजी कुत्ते की हरकत से लोगों के जहन में एक सवाल आने लगता है कि इस लूटपाट और हत्या में कहीं तरुण का ही तो हाथ नहीं है। हालांकि तरुण की स्थिति को देखते हुए लोग तुरंत ही इस संभावना से इनकार कर देते हैं। सजनी की मौत के कारण सदमे की वजह से रोते रोते तरुण की हालत ऐसी हो जाती है कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ जाता है, जिससे वो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाता और इसी कारण तरुण के बड़े भाई सजनी को मुखाग्नि देते हैं। अब पुलिस की जांच शुरू होती है। पुलिस अभी चोर उचक्कों और सजनी की कातिल की तलाश के लिए छानबीन में जुड़ी ही होती है। तभी 16 फरवरी को तरुण के बड़े भाई का पुलिस के पास फोन आता है और वो बताता है कि तरुण लापता है। पुलिस तरुण को तलाशने की हर संभव कोशिश करती है, मगर तरुण का कहीं कोई अता पता नहीं मिलता। अब पुलिस को उस खोजी कुत्ते के भौंकने का मतलब समझ आने लगता है, लिहाजा पुलिस का शक तरुण पर आकर टिक जाता है, क्योंकि भले ही पुलिस ने तरुण से थोड़ी ही पूछताछ की थी, लेकिन उस पूछताछ के दौरान उसके बयान लगातार बदलते जा रहे थे। इधर तरुण के लापता होने पर पुलिस हैरान और परेशान हो जाती है। पुलिस की कई टीम तरुण को तलाशने में लगा दी जाती है, मगर तरुण का कहीं से कोई भी सुराग नहीं मिलता। इसके बाद सजनी के माता पिता तरुण पर ही सजनी के हत्या का मामला दर्ज करवा देते हैं। इधर मीडिया में खबर फैलने के बाद सजनी के घर वाले भी पुलिस पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। इस कारण तरुण की तलाश में पुलिस चारों तरफ नाकाबंदी करने के साथ साथ तरुण के माता पिता और भाई को भी हिरासत में ले लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस को तरुण का कोई अता पता नहीं मिलता। 2004 में सजनी के ससुराल पक्ष के कुछ लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया जाता है, मगर पुलिस को कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। सजनी की हत्या 2003 में हुई थी और अब साल 2006 आ जाता है। तरुण की तलाश करते करते पुलिस को 3 साल हो चुके थे, मगर तमाम खोजबीन के बाद भी उनके हाथ तरुण के बारे में कुछ नहीं लगा था। अब पुलिस वाले हर तरीके से सजनी के कातिल को ढूंढने में नाकाम रहते हैं। तब साल 2006 में ही सजनी के घर वाले इंसाफ मांगने के लिए उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं। पहले कई कोशिशों में तो वो नरेंद्र मोदी से मिलने में नाकाम रहते हैं, मगर किस्मत से इन्हें नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिल जाता है। पूरी कहानी सुनने के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के आला पुलिस अफसर को बुलाते हैं और सजनी मर्डर केस की फाइल खोलकर फिर से जांच करने का आदेश देते हैं। अब मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश मिलने के बाद पुलिस के लिए तरुण की तलाश तेज करना और भी ज्यादा जरूरी हो गया था। अब इसी के बाद 2006 में इस केस की फाइल दोबारा खुलती है और इस केस की जांच फिर से शुरू होती है। अब मामला बेहद गंभीर हो गया था। तरुण की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें तैयार की गई। बकायदा 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। बस साल बदलते गए, यहाँ तक कि जांच अधिकारी भी बदल गए, लेकिन सजनी के हत्यारों का कहीं भी कुछ पता नहीं चल सका। इसी बीच पुलिस को जांच में यह पता चला कि तरुण शादी के बाद से ही सजनी को तंग करता था, लेकिन सजनी के घर वाले उस वक्त चौंक गए जब पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि तरुण का शादी से पहले ही किसी और लड़के के साथ संबंध था और दोनों शादी करना चाहते थे। अब पुलिस उस प्रेमिका के बारे में पता करती है। इसके बाद पुलिस तरुण की प्रेमिका तक पहुंच जाती है और उससे पूछताछ करती है। तरुण की प्रेमिका ने पुलिस को बताया कि 16 फरवरी को तरुण ने उसे फोन किया था और शादी करने की बात कही थी, लेकिन तब तक सजनी की मौत की खबर फैल चुकी थी और इसलिए उसने तरुण से शादी करने से इनकार कर दिया था। पुलिस के सामने अब एक बात साफ हो गई थी कि सजनी का कत्ल उसके ही पति यानी तरुण ने किया था, लेकिन कत्ल के बाद पुलिस की एक लापरवाही से कत्ल का आरोपी फरार हो चुका था। वक्त बीता, लेकिन तरुण का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने चारों तरफ पहरेदारी तेज कर दी। इसी बीच तरुण के घर वाले अहमदाबाद छोड़कर पहले मध्य प्रदेश और फिर कर्नाटक में आकर रहने लगे। 2009 में तरुण के पिता की मौत हो गई और उसी दौर में पुलिस को यह पता चला कि तरुण एक बार केरल भी जा चुका था, जब तरुण के माता पिता केरल गए हुए थे। बताया जाता है कि केरल में जब तरुण अपने माता पिता से मिला था, उसी के अगले रोज ही उसके पिता को हार्ट अटैक पड़ा था। इधर वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन तरुण की परछाई तक पुलिस को नहीं मिल पा रही थी। वक्त बीतने के साथ ही पुलिस की तलाश भी सुस्त पड़ गई। इसके बाद पुलिस के लिए सजनी के कत्ल की फाइल महज एक रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं रही। जनवरी 2012 में इसे अहमदाबाद पुलिस ने अनसॉल्व्ड केस करार कर दिया था। अब ऐसे ही साल बीतते गए और धीरे धीरे साल 2015 आ गया। इस बीच नए पुलिस ऑफिसर दीपन भद्रन को इस केस की कमान सौंपी गई। उन्होंने सजनी मर्डर केस की फाइल को जब पढ़ा तो उसे नए सिरे से तफ्तीश करना शुरू किया। इस टीम ने अपना पहला टारगेट सजनी के पति तरुण को ढूंढने का रखा। इसके पीछे वजह यह थी कि अगर तरुण मिल गया तो बहुत से सवालों के जवाब यूं ही मिल जाएंगे। इसलिए अगले कुछ महीनों में पुलिस द्वारा कई हजार लोगों के प्रोफाइल की जांच की गई।
इस दौरान पुलिस की कई टीमें 1 लाख से भी ज्यादा नंबर की कॉल डिटेल्स निकालती है, मगर किसी नंबर का कनेक्शन तरुण नाम के किसी आदमी से नहीं निकलता। जांच एक बार फिर आकर ठिठक जाती है, क्योंकि तरुण का कहीं कोई अता पता नहीं मिल रहा था। इस नाकामी के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारते और तरुण से जुड़े करीबी लोगों के ऊपर पैनी नजर बनाए रखते हैं। खासतौर पर तरुण की मां अनम्मा और उसके भाई के ऊपर विशेष निगरानी की जाने लगती है। इसमें भी कई महीने बीत जाते हैं, मगर अनम्मा के मोबाइल पर ऐसा कोई भी कॉल नहीं आता जो उन्हें तरुण तक पहुंचा सके। इसी बीच पुलिस एक बार फिर उस लड़की से संपर्क करती है जिससे तरुण का इश्क था। पुलिस की पूछताछ में उस लड़की ने पुलिस को पहला सुराग दिया। उसने बताया कि 2015 में ही उसके कुछ दोस्तों ने तरुण के हुलिये से मिलते जुलते लड़के को दिल्ली के एक मॉल में देखा था। ये सुनते ही तुरंत पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली के तमाम मॉल को खंगालना शुरू करती है। पुलिस को यह भी पता चलता है कि इसी दौरान तरुण की मां भी दिल्ली में देखी गई थी। लिहाजा पुलिस अपनी पड़ताल को और पैना करती है, मगर इतनी कोशिशों के बावजूद भी कुछ हाथ नहीं लगता। दिल्ली के सुराग से पुलिस को यह यकीन हो जाता है कि तरुण जिंदा है और यह भी यकीन हो जाता है कि तरुण देश में ही है, कहीं विदेश नहीं गया है। पुलिस को इस बीच अलग अलग सूत्रों से तरुण को अलग अलग जगह पर देखने की खबर भी मिलती रहती है, लेकिन तरुण नहीं मिलता। पुलिस की तलाश अब 5 राज्यों की हदों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन तरुण का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। इस दौरान पुलिस ने तरुण और उसके परिवार से जुड़े करीब 4000 से ज्यादा मोबाइल नंबरों को भी खंगाल डालती है, लेकिन यह कोशिश भी पुलिस की खाली ही हो जाती है। अब पुलिस वाले दूसरा तरीका अपनाने का फैसला करते हैं। अब वो अपना भेष बदल कर मंदसौर में रहने वाली अनम्मा के घर के पास में ही एक घर किराए में ले लेते हैं और उन पर नजर रखते हैं। यहाँ उन्हें अनम्मा से तो कुछ जानकारी नहीं मिलती, मगर अनम्मा के पड़ोसियों से जरूर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। दरअसल यहाँ किराए में रहते हुए पुलिस वाले जब पड़ोसियों के साथ अपना व्यवहार मधुर कर लेते हैं, तो कुछ पड़ोसी पूछे जाने पर बताते हैं कि इस बूढ़ी अम्मा के 2 बेटे हैं, जिसमें से एक अहमदाबाद में रहता है तो दूसरा साउथ इंडिया में रहता है। पड़ोसी ये भी बताते हैं कि बेंगलोर में अनम्मा के 2 परिवारों से बहुत अच्छे संबंध है और उनसे अनम्मा की अक्सर बातें होती रहती है। ये पता चलते ही अब पुलिस वाले बेंगलोर में रहने वाले उन दोनों परिवार के बारे में जानकारी हासिल करने में जुट जाते हैं। जांच में पता चलता है कि 2 परिवार में से एक में एक बुजुर्ग महिला थी, जिसकी मुलाकात अनम्मा से एक प्रार्थना सभा के दौरान एर्नाकुलम में हुई थी, जिसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। दूसरे परिवार में एक जवान महिला थी, जिसका नाम था निशा और उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन निशा के पति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि सोशल मीडिया अकाउंट में भी उसके पति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस की एक टीम बेंगलोर गई ताकि निशा और अनम्मा के रिश्ते के बारे में पता चल सके। जांच में पता चला कि निशा एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है और उसके पति का नाम प्रवीण भटेले है। अब यहाँ भी पुलिस को तरुण के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। अंधेरे में भटकते भटकते पुलिस बेसुराग तरुण की तलाश करती रहती है। अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश का तरीका बदला और सब कुछ छोड़कर सिर्फ तरुण की मां के नंबर को सर्विलेंस पर डाल दिया, क्योंकि पुलिस को इतना यकीन था कि तरुण हो ना हो अपनी मां से संपर्क जरूर करता रहा होगा। इसी शक पर पुलिस लगातार तरुण की मां पर नजर रखने लगी। अब अनम्मा के मोबाइल पर आने जाने वाले हर एक नंबर की डिटेल खंगालना शुरू कर देते हैं। कई महीनों तक नजर रखने के बावजूद अनम्मा के मोबाइल पर एक भी सस्पिशियस नंबर नहीं मिलता। इसके बावजूद पुलिस वाले अनम्मा के मोबाइल पर नजर बनाए रखते हैं। इसी बीच एक रोज पुलिस को तरुण की मां के नंबर पर एक लैंडलाइन नंबर नजर आता है, जिस पर उसने बात की थी। वो लैंडलाइन नंबर बेंगलुरु से था। पुलिस के लिए चौंकाने वाली बात थी कि तरुण की मां को किसी लैंडलाइन नंबर से कॉल किया गया था और वो भी बेंगलुरु से। तब पुलिस ने उस नंबर की पड़ताल शुरू की। पता चला कि वो नंबर बेंगलोर के ओरेकल कस्टमर केयर का नंबर है। पुलिस को ये नंबर हैरान कर रहा था और सामने सवाल ये भी था कि तरुण की मां को ओरेकल कस्टमर केयर से क्या कम पड़ सकता है। अब उस नंबर के आसरे अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच की टीम बेंगलोर के लिए रवाना होती है। बेंगलोर पहुंचने के बाद पुलिस की टीम वहां की लोकल पुलिस से संपर्क करती है और पूरा किस्सा बताने के बाद उस नंबर की पड़ताल करने को कहती है। बेंगलोर पुलिस तब ओरेकल कस्टमर केयर में पड़ताल शुरू करती है और वहां काम करने वाले तमाम कर्मचारियों की पड़ताल में पुलिस लग जाती है। इस कंपनी में करीब 35,000 कर्मचारियों का डाटा था। पुलिस एक एक करके सभी कर्मचारियों का डाटा चेक करती है, मगर उसमें से एक भी कर्मचारी का नाम तरुण नहीं मिलता। लेकिन लिस्ट में प्रवीण भटेले का नाम देखकर पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि पुलिस को तरुण की मां की कॉल लिस्ट में एक नाम दिखाई दिया था। वो था प्रवीण भटेले और तरुण की मां एक और नंबर पर बात करती थी, जो प्रवीण की पत्नी निशा का था। अब पुलिस ने प्रवीण भटेले का डाटा खंगाला और उसके फोटो को पुरानी फोटो से चेक किया, तो उन्हें लगने लगा कि यह तरुण धीनाराज ही है और यहाँ वो अपनी पहचान बदल कर रह रहा है। अब पुलिस प्रवीण भटेले को ही तरुण मानकर अपनी जांच आगे बढ़ाती है।
अब पुलिस को सबूत चाहिए था ताकि वो कंफर्म हो सके कि प्रवीण पटेल ही तरुण है और तरुण को रंगे हाथों पकड़ सके। इस चीज में सन्नी के माता पिता ने पुलिस की मदद की। उन्होंने पुलिस को बताया कि वॉलीबॉल मैच के दौरान तरुण की एक उंगली टूटी हुई थी और वो उंगली थी रिंग फिंगर। पुलिस के लिए जानकारी बेहद अहम थी ताकि वो प्रवीण भटेलो को जीरो डाइन करने के लिए अपनी जांच आगे बढ़ा सके। इस जानकारी को हाथ में लेकर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम अगले ही रोज यानी 23 अक्टूबर 2018 को बेंगलोर पहुंचती है ताकि प्रवीण भटेले की उंगली टटोली जा सके। इसके बाद रात के करीब 11:15 बजे दो पुलिस इंस्पेक्टर सिविल ड्रेस में ओरेकल कस्टमर केयर के दफ्तर पहुंचते हैं और वहां चपरासी की मदद से वो प्रवीण भटेले से मिलते हैं। हाथ मिलाने पर पुलिस कंफर्म हो जाती है कि यही आदमी तरुण जी नाराज है। तरुण भी अब तक समझ चुका था कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है। इसके बाद पुलिस उसे उठाकर अहमदाबाद ले आती है। आते हुए तरुण पुलिस वालों से सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि आप मुझे बस इतना बताओ कि आपने मुझे पकड़ा कैसे। 25 अक्टूबर 2018 को तरुण को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाता है, जहां से आगे की पूछताछ के लिए उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अब पुलिस की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस सबसे पहले 15 साल पहले मरने वाली सदनी के बारे में पूछताछ करती है। तो तरुण बताता है कि दरअसल घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, बल्कि सदनी के साथ शादी करके वो खुश नहीं था। वो किसी और से प्यार करता था और उसे शादी करना चाहता था, मगर घर वालों की बातों में आकर उसने 2002 में सदनी से शादी कर ली। बहुत जल्दी वो इस शादी से उब जाता है और वैलेंटाइन डे के दिन अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करता है कि वो उसे एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला है। इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में आता है और अपनी पत्नी की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर देता है। इसके बाद वो घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर देता है और फिर घर में लूट का नाटक करता है। पहले तो पुलिस का खोजी कुत्ता तरुण की ओर भौंकता है। उसके बाद पूछताछ और शुरुआती जांच में शक की सुई तरुण के तरफ ही घूमने लगती है। इस कारण मौके का फायदा उठाकर अगले दिन तरुण वहां से भाग जाता है। यहाँ से भागने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने रास्ते का पत्थर निकाल दिया और अब मैं तुझसे शादी करूंगा। ये सुनते ही गर्लफ्रेंड तरुण को धक्का देती है और कहती है कि मैं एक हत्यारे से शादी नहीं कर सकती। इसके साथ ही तरुण बताता है कि इसके बाद वो अपने एक दोस्त प्रवीण भटेले के पास जाता है। प्रवीण भटेले कॉलेज में तरुण का जूनियर हुआ करता था। यहाँ आकर तरुण प्रवीण को बताता है कि उससे बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया है। अब उसके पास न घर है, न जॉब है और न ही पैसे हैं, इसलिए उसे काम की जरूरत है। तरुण की हालत देखकर प्रवीण उसे अपने ही कोचिंग संस्थान में बतौर इंग्लिश टीचर रख लेता है। यही काम करते करते तरुण के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। इसके बाद वो धीरे धीरे प्रवीण से नजदीकी बढ़ाता है और फिर उसका पर्सनल कंप्यूटर भी यूज करना शुरू कर देता है। इस दौरान वो प्रवीण के सारे डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट स्कैन कर लेता है। इसके बाद तरुण उन डॉक्यूमेंट्स में प्रवीण की जगह अपनी फोटो लगाकर प्रवीण भटेली की तरह जीने लगता है। इन्हीं फर्जी कागजों का इस्तेमाल करते हुए तरुण प्रवीण भटेले के नाम पर पासपोर्ट समेत दूसरे सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेता है। कुछ समय इधर उधर समय बिताने के बाद साल 2012 में वो बेंगलोर चले जाता है, जहां वो इन फर्जी डॉक्यूमेंट्स के दम पे ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में अच्छी नौकरी पा लेता है। वो कंपनी के ओर से 3 बार अमेरिका भी जाता है। वो यहाँ जॉब और विदेश का दौरा उन फर्जी डॉक्यूमेंट्स के वजह से कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो कभी पकड़ा नहीं गया। 2012 में ही प्रवीण की मुलाकात निशा से हुई और उसने निशा को बताया कि वो एक अनाथ है। एक एक्सीडेंट में उसके माता और पिता की जान चली गई थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जब कभी तरुण की माँ बेंगलोर आती थी तो तरुण निशा को उन्हें अपनी चाची बताता था। इन सभी खुलासे के बाद तरुण को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। निशा को जब तरुण के गिरफ्तारी के बारे में पता चला तो वो काफी चौंक जाती है। निशा ये भी नहीं जानती थी कि उसका असली नाम तरुण जिनाराज है और वो केरल से है। पुलिस ने यह भी बताया कि तरुण और अनम्मा की बातें लगातार होती रहती थी। उनके जीवन में क्या क्या हो रहा है यह जानकारी दोनों को ही रहती थी। अनम्मा ने तरुण का राज अपने पति और अपने बड़े बेटे से भी छुपा कर रखा था। पुलिस ये जरूर जानना चाहती थी कि आखिर इतना शातिर होने के बाद भी प्रवीण से लैंडलाइन वाली गलती कैसे हो गई। तो भला हो मोबाइल नेटवर्क का, जिसकी वजह से तरुण की अपनी माँ से बात नहीं हो पा रही थी और उस दौरान उसकी माँ अनम्मा की तबीयत बेहद खराब रहने लगी थी, जिसको लेकर वो काफी फिक्रमंद भी था। इस कारण तब उसने लैंडलाइन से बात की थी और यही उसकी पहली और शायद आखिरी गलती साबित हुई। और यह थी आज की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले कहानी में।